इस गहन चर्चा में स्वागत। आज हम भारत और रूस के बीच के रिश्ते की परतें खोलेंगे। जी, ये एक ऐसा संबंध है जो 1947 में भारत की आज़ादी के साथ शुरू हुआ और आज देखिए 2025 में भी बेहद अहम बना हुआ है। बिल्कुल, काफी लंबा और गहरा रिश्ता है ये। हाँ, तो हम देखेंगे कि ये दोस्ती कैसे परवान चढ़ी, किन मुश्किल दौर से गुजरी और आज की इस बदलती दुनिया में इसकी क्या जगह है। और हमारे पास जो जानकारी है वो इस जटिल भू राजनीतिक रिश्ते का काफी गहराई से विश्लेषण करती है। सही। हमारा मकसद है इसके इतिहास को समझना, आज के दौर में इसके नफा नुकसान का आकलन करना और हाँ, अमेरिका और चीन जैसे बड़े खिलाड़ियों के असर को भी देखना है और भविष्य की राह क्या हो सकती है। जी। क्या आप जानते हैं कि आज भी भारतीय सेना के लगभग 60 से 70% हथियार और उपकरण रूसी मूल के हैं? हाँ, ये आंकड़ा चौंकाने वाला है कई लोगों के लिए। या ये कि कैसे शुरुआती दिनों में सोवियत संघ ने भारत के औद्योगिक विकास की नींव रखने में वो भी एक अहम पहलू है। ठीक है, तो इसको थोड़ा और खोलकर समझते हैं। बिल्कुल। चलिए इतिहास की गलियों से शुरू करते हैं। जी। 1950 और 60 के दशक में जब नया नया आजाद हुआ भारत अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश कर रहा था, तो सोवियत संघ एक महत्वपूर्ण साथी बनकर उभरा। हाँ। उस दौर में हमें औद्योगिक विकास के लिए तकनीक और निवेश की सख्त जरूरत थी। बिल्कुल, और ये वो दौर था जब पश्चिमी देश खासकर अमेरिका भारत को थोड़ा शक की निगाह से देखते थे। अच्छा, क्यों? क्योंकि भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई थी और किसी खेमे में शामिल होने से इनकार कर दिया था। तो ऐसे में सोवियत संघ ने आगे बढ़कर मदद की। जैसे भिलाई और बोकारो जैसे बड़े स्टील प्लांट, उन्हें लगाने में सोवियत तकनीक और आर्थिक सहायता का बहुत बड़ा योगदान था। हाँ, मैंने पढ़ा है इनके बारे में। और ये सिर्फ कारखाने नहीं थे, ये भारत के औद्योगिक आत्मनिर्भरता के सपने के कह सकते हैं प्रतीक थे। इसके अलावा रक्षा क्षेत्र में भी शुरुआती मदद मिली। मिग लड़ाकू विमानों का लाइसेंस उत्पादन भारत में शुरू हुआ। अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआती नींव रखने में भी सोवियत सहयोग अहम था। लेकिन ये मदद सिर्फ तकनीकी या आर्थिक ही थी या इसका कोई बड़ा रणनीतिक कोई और पहलू भी था उस वक्त? ये बहुत अच्छा सवाल है। असल में ये मदद महज लेन देन नहीं थी, इसके पीछे एक रणनीतिक और कुछ हद तक वैचारिक तालमेल भी था। अच्छा। देखिए, सोवियत संघ भारत को एशिया में एक बड़े गुटनिरपेक्ष और स्थिर लोकतंत्र के रूप में देखता था, जो अमेरिकी प्रभाव को संतुलित कर सकता था। और भारत के लिए सोवियत संघ एक ऐसा शक्तिशाली मित्र था जो बिना किसी राजनीतिक शर्त के यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कश्मीर जैसे मुद्दों पर वीटो पावर का इस्तेमाल करके भारत के हितों की रक्षा करता था। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण था। हाँ, क्योंकि ये वो दौर था जब पश्चिम अक्सर पाकिस्तान का पक्ष लेता दिखता था। तो ये रिश्ता आपसी सम्मान और साझा रणनीतिक हितों पर आधारित था। और फिर आया 1971 का साल, जिसने इस रिश्ते को एक नई कह सकते हैं परिभाषा दी। भारत और सोवियत संघ के बीच वो शांति, मैत्री और सहयोग संधि हुई। हाँ, और वो संधि वो एक ऐतिहासिक दस्तावेज साबित हुई। ये महज कागज का टुकड़ा नहीं था। 1971 में जब बांग्लादेश का मुक्ति संग्राम छिड़ा और भारत ने उसमें हस्तक्षेप किया, तब अमेरिका ने, आप जानते, बंगाल की खाड़ी में अपना 7वां बेड़ा भेज दिया था भारत पर दबाव बनाने के लिए। हाँ। चीन भी पाकिस्तान की तरफ से हस्तक्षेप करने की धमकी दे रहा था। ऐसे नाजुक मौके पर इसी संधि ने सोवियत संघ को भारत के पक्ष में खुलकर खड़े होने का आधार दिया। अच्छा। सोवियत नौसेना ने अमेरिकी बेड़े का मुकाबला करने के लिए अपने जहाज भेजे। तो वो जो एक रणनीतिक कवच मिला ना, उसने भारत को बिना भारी दबाव के अपने लक्ष्य हासिल करने में मदद की। तो ये तो एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत हुई भारत के लिए। बिल्कुल, भारत की विदेश नीति की एक बड़ी जीत थी और इसने सोवियत संघ को भारत का सबसे भरोसेमंद साथी साबित कर दिया। सोवियत संघ का विघटन हो गया, ये भारत के लिए एक बड़ा झटका रहा होगा, है ना? हाँ, बिल्कुल। हमारा सबसे मजबूत रणनीतिक और रक्षा साझेदार अचानक से बिखर गया। निश्चित रूप से ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा भू राजनीतिक और कह सकते हैं भावनात्मक झटका भी था। रातों रात हमारा सबसे बड़ा हथियार सप्लायर, सबसे भरोसेमंद कूटनीतिक समर्थक एक तरह से गायब हो गया। तो भारत ने क्या किया फिर? भारत को अचानक एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था का सामना करना पड़ा, जहां अमेरिका अकेली महाशक्ति बनकर उभरा था। हमें अपनी विदेश नीति को पूरी तरह से रीसेट करना पड़ा, नए दोस्त तलाशने पड़े और अपनी अर्थव्यवस्था को खोलना पड़ा। और रूस का क्या हुआ?
रूस जो सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बना, वो खुद भी आंतरिक उथल-पुथल से गुजर रहा था। तो कुछ सालों तक दोनों देशों के बीच रिश्ते थोड़े ठंडे पड़ गए थे। लेकिन ये ठहराव ज्यादा लंबा नहीं चला। मुझे याद है 2000 के दशक में व्लादिमीर पुतिन के सत्ता में आने के बाद रिश्तों में फिर से गर्मी आई और रणनीतिक साझेदारी की घोषणा हुई थी। जी हाँ, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। इसका क्या मतलब था? ये क्या था असल में? देखिए, रणनीतिक साझेदारी का मतलब था कि दोनों देश मानते थे कि उनके दीर्घकालिक हित जुड़े हुए हैं और वो कई क्षेत्रों में सहयोग को गहरा करेंगे। ये सिर्फ हथियार खरीदने बेचने का रिश्ता नहीं था। अच्छा। बल्कि इसमें रक्षा सहयोग को और मजबूत करना, जैसे ब्रह्मोस मिसाइल का संयुक्त विकास। ब्रह्मोस तो काफी सफल रहा है। बिल्कुल। परमाणु ऊर्जा में सहयोग बढ़ाना, कुडनकुलम प्लांट इसका एक बड़ा उदाहरण है। जी। अंतरिक्ष, विज्ञान तकनीक और आतंकवाद विरोधी लड़ाई जैसे मुद्दे भी शामिल थे। इसका उद्देश्य था बदलते वैश्विक परिदृश्य में आपसी विश्वास को फिर से स्थापित करना और संबंधों को एक संस्थागत ढांचा देना। तो ये तो हुई इतिहास की बात। अब आते हैं मौजूदा दौर पर, और यहाँ मामला काफी पेचीदा हो जाता है। सही कहा। आज इस रिश्ते के क्या ठोस फायदे हैं भारत के लिए और क्या चुनौतियां या नुकसान हैं, खासकर तब जब दुनिया ऐसा लग रहा है कि अमेरिका और चीन के बीच बढ़ती दिख रही है। सही कहा आपने, ये समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले फायदों की बात करते हैं। रक्षा क्षेत्र, ये तो सबसे बड़ा स्तंभ है। बिल्कुल। जैसा हमने कहा, 60-70% भारतीय सैन्य हार्डवेयर रूसी या सोवियत मूल का है। जी। इसमें हमारी वायुसेना के सुखोई और मिग विमान, थल सेना के T-90 टैंक, नौसेना की किलो क्लास पनडुब्बियां और हाल ही में मिला S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी शामिल है। और ये सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं है, इस निर्भरता का एक गहरा व्यावहारिक और कह सकते हैं रणनीतिक पहलू है। वो कैसे? देखिए, दशकों से हमारी सेना इन हथियारों का इस्तेमाल कर रही है। हमारे सैनिक, टेक्नीशियन, रखरखाव के लोग, वो इन सिस्टम से पूरी तरह वाकिफ हैं। हाँ, ये तो है। हम इन्हें रातों रात बदलना ये लगभग नामुमकिन है। इसमें न केवल अरबों डॉलर का खर्च आएगा, बल्कि पूरी सेना को नए सिस्टम पर ट्रेनिंग देने, लॉजिस्टिक्स बदलने में सालों लग जाएंगे। तो ये निर्भरता एक तरह से हमारी मजबूरी भी है और हमारी ताकत भी, क्योंकि रूस हमें वो हथियार भी देता रहा है जो शायद पश्चिम आसानी से ना दे। अच्छा। और साथ ही रूस ने भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और लाइसेंस उत्पादन की सुविधा भी दी है, जो आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम है। सही। और दूसरा बड़ा फायदा, ऊर्जा सुरक्षा। यूक्रेन युद्ध के बाद तो ये और भी ज्यादा अहम हो गया है। हाँ, बिल्कुल। जब पश्चिमी देशों ने रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाए, तो रूस ने भारत को भारी छूट पर कच्चा तेल बेचना शुरू किया। ये भारत के लिए मतलब किसी संजीवनी से कम नहीं था। अगर हम इसको बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो भारत अपनी जरूरत का 85% से ज्यादा कच्चा तेल आयात करता है। हम दुनिया के तीसरे सबसे बड़े तेल उपभोक्ता हैं। इतना ज्यादा? हाँ। तो ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में जरा सी भी बढ़ोतरी हमारी पूरी अर्थव्यवस्था को हिला सकती है, महंगाई बढ़ा सकती है, विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव डाल सकती है। रूस से सस्ता तेल मिलने से न केवल हमें अपनी ऊर्जा जरूरतें पूरी करने में मदद मिली, बल्कि इसने महंगाई को काबू में रखने और आर्थिक स्थिरता बनाए रखने में भी एक अहम भूमिका निभाई। ये दिखाता है कि रूस के साथ आर्थिक संबंध भी कितने महत्वपूर्ण हो गए हैं। और तीसरा फायदा, जो शायद थोड़ा अमूर्त लगे, वो है दुनिया में संतुलन बनाए रखने में मदद। जी। रूस के साथ अच्छे रिश्ते रखकर भारत पश्चिम, खासकर अमेरिका और चीन के बढ़ते दबदबे के बीच अपनी रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रख पाता है। ये हमें किसी एक गुट के पिछलग्गू बनने से बचाता है ना? बिल्कुल। इसी को भारत की मल्टी अलाइनमेंट यानी बहुसंग्रहण की विदेश नीति कहते हैं। ये पुरानी गुट निरपेक्षता का आप कह सकते हैं नया संस्करण है। अच्छा, मल्टी अलाइनमेंट। हाँ, और इसका मतलब है कि भारत किसी सैन्य गठबंधन में बनने के बजाय अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर सभी प्रमुख शक्तियों के साथ काम करेगा। रूस के साथ मजबूत संबंध इस रणनीति का एक अनिवार्य हिस्सा है। ये हमें वैश्विक मंच पर मोलभाव करने की ज्यादा ताकत देता है और हमारी आवाज को वजन देता है। ये दिखाता है कि भारत अपनी विदेश नीति स्वतंत्र रूप से तय करता है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। फायदों के साथ चुनौतियां भी कम नहीं है। हाँ,
वो भी हैं? सबसे पहली चुनौती तो यही रक्षा निर्भरता है। अगर रूस पर पश्चिमी प्रतिबंध और कड़े होते हैं या मान लीजिए रूस खुद किसी आंतरिक अस्थिरता का शिकार होता है, तो इन 60-70% हथियारों के स्पेयर पार्ट्स, रख रखाव और अपग्रेड का क्या होगा? ये एक बहुत ही वास्तविक और गंभीर चिंता है। अगर कल पुर्जों की सप्लाई चेन बाधित होती है तो हमारी सेना की युद्ध क्षमता पर सीधा असर पड़ेगा। ओह, कई सिस्टम पुराने पड़ सकते हैं या ऑपरेशनल नहीं रह पाएंगे। इसके अलावा एक और पहलू है इंटरऑपरेबिलिटी। या इजराइल जैसे देशों से नए हथियार खरीदते हैं तो क्या वो हमारे मौजूदा रूसी सिस्टम के साथ आसानी से मिलकर काम कर पाएंगे? हाँ, ये तो तकनीकी चुनौती है। ये तकनीकी चुनौती भी बहुत बड़ी है। इसी वजह से भारत अब तेजी से अपनी रक्षा खरीद में विविधता लाने की कोशिश कर रहा है। फ्रांस से राफेल, अमेरिका से अपाचे हेलीकॉप्टर, इजराइल से मिसाइलें और ड्रोन। और मेक इन इंडिया। हाँ, और सबसे महत्वपूर्ण, मेक इन इंडिया के तहत स्वदेशी रक्षा उत्पादन को अभूतपूर्व बढ़ावा दिया जा रहा है। लेकिन ये प्रक्रिया लंबी और महंगी है। दूसरी बड़ी चुनौती अमेरिका और पश्चिमी देशों का दबाव। भारत क्वाड का सदस्य है जी, क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग। हाँ, जिसमें अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत शामिल हैं और इसका मुख्य फोकस इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करना है। सही, लेकिन रूस और चीन दोनों ही क्वाड को अपने खिलाफ एक गठजोड़ के रूप में देखते हैं। तो क्या भारत का क्वाड में शामिल होना रूस को नाराज कर सकता है? ये भारत के लिए कूटनीतिक तौर पर रस्सी पर चलने जैसा है। एक तरफ चीन की आक्रामकता का मुकाबला करने और इंडो पैसिफिक में नियम आधारित व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारत को क्वाड जैसे मंचों और पश्चिमी देशों के साथ साझेदारी की जरूरत है। दूसरी तरफ रूस हमारा पारंपरिक और समय परीक्षित साथी है जिसे हम खोना नहीं चाहते। तो ये संतुलन साधना मुश्किल होता जा रहा है। हाँ, अमेरिका ने S-400 की खरीद पर भारत को CATSA प्रतिबंधों से छूट तो दे दी, लेकिन भविष्य में ऐसे मुद्दों पर दबाव बना रह सकता है। भारत को लगातार इन दोनों रिश्तों के बीच संतुलन साधना पड़ता है, जो दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। और शायद सबसे बड़ी और तात्कालिक चिंता जिसका जिक्र हमारे स्रोतों में बार-बार है, वो है रूस और चीन की बढ़ती नजदीकी। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये यूक्रेन युद्ध के बाद पश्चिमी देशों ने रूस को अलग थलग कर दिया है, जिससे वो आर्थिक और रणनीतिक रूप से चीन पर बहुत ज्यादा निर्भर हो गया है। ये भारत के लिए खतरे की घंटी क्यों है? ये भारत के लिए शायद सबसे बड़ी रणनीतिक चुनौती है इस वक्त। समझने वाली बात यह है कि चीन के लिए रूस एक बेहद महत्वपूर्ण साझेदार है। क्यों? क्योंकि दोनों देश मौजूदा अमेरिकी प्रभुत्व वाले विश्व व्यवस्था को चुनौती देना चाहते हैं और एक बहुध्रुवीय या शायद चीन केंद्रित व्यवस्था बनाना चाहते हैं। रूस के पास विशाल संसाधन है, उन्नत सैन्य तकनीक है और UN सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो पावर है। ये सब चीन के लक्ष्यों को साधने में मदद कर सकता है। तो इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा? भारत पर इसका सीधा और नकारात्मक असर पड़ सकता है। पहला, अगर रूस चीन पर बहुत ज्यादा निर्भर हो जाता है तो क्या वो भारत और चीन के बीच सीमा विवाद जैसे मुद्दों पर निष्पक्ष रह पाएगा? हाँ, ये बड़ा सवाल है। या क्या वो चीन का पक्ष लेने को मजबूर हो जाएगा? दूसरा, क्या रूस अपनी संवेदनशील रक्षा तकनीक चीन के साथ उस स्तर पर साझा कर सकता है जो भारत के लिए खतरा पैदा करे? तीसरा, क्या SCO जैसे मंचों पर, शंघाई सहयोग संगठन, हाँ, जिसमें भारत, रूस, चीन सब हैं, जी, क्या उन मंचों पर रूस चीन की मिलीभगत भारत के हितों को नुकसान पहुंचा सकती है? ये ऐसे सवाल हैं जो नई दिल्ली में नीति निर्माताओं को जरूर परेशान कर रहे होंगे। रूस का चीन की तरफ झुकाव ये भारत रूस संबंधों के पूरे समीकरण को बदल सकता है। तो इस सब का मतलब क्या निकलता है? ऐसा लगता है कि भारत एक बहुत ही नाजुक संतुलन साधने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल। एक तरफ ऐतिहासिक दोस्ती और जरूरतें हैं जो हमें रूस से जोड़े रखती हैं, दूसरी तरफ नई वैश्विक सच्चाइयां और चीन की चुनौती है जो हमें पश्चिम के करीब ले जा रही है। सही। इसी मुश्किल हालात से निपटने के लिए भारत मल्टी अलाइनमेंट यानी बहु संरेखण की रणनीति अपना रहा है। इसका सीधा मतलब है कि हम किसी एक खेमे के साथ बंद कर नहीं रहेंगे। जी। हम अपने राष्ट्रीय हितों को सबसे ऊपर रखेंगे और हर देश के साथ, चाहे वो रूस हो, अमेरिका हो, यूरोप हो या खाड़ी देश हो, मुद्दे आधारित संबंध बनाएंगे। देखिए, आज की दुनिया इतनी जटिल और आपस में जुड़ी हुई है कि किसी एक ब्लॉक का हिस्सा बनना शायद भारत जैसे बड़े और महत्वाकांक्षी देश के लिए व्यवहारिक नहीं है। मल्टी अलाइनमेंट हमें लचीलापन देता है। हम ब्रिक्स, और अब तो ब्रिक्स का विस्तार भी हो गया है। हाँ, कई नए देश जुड़े हैं। जी, ब्रिक्स और SCO जैसे मंचों पर रूस और चीन के साथ मिलकर ग्लोबल साउथ की आवाज उठाते हैं।
आर्थिक सहयोग बढ़ाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम क्वाड में अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ इंडो पैसिफिक में सुरक्षा और स्थिरता पर काम करते हैं। तो ये रणनीति काम कर रही है? तो ये रणनीति आसान नहीं है, इसमें विरोधाभास भी दिखते हैं, लेकिन शायद यही आज की जरूरत है। तो अगर हम भविष्य की ओर देखें तो क्या लगता है, क्या रूस के साथ ये रिश्ता बना रहेगा या कमजोर होगा? देखिए, रक्षा और ऊर्जा ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां भारत की जरूरतें इतनी ज्यादा हैं कि रूस के साथ संबंध निकट भविष्य में तो बने रहेंगे। अच्छा। S-400 जैसे सिस्टम या सस्ते तेल का कोई तात्कालिक विकल्प मिलना मुश्किल है, लेकिन ये भी साफ है कि भारत अब अपनी निर्भरता कम करने के लिए पूरी गंभीरता से काम कर रहा है। हाँ, विविधीकरण की बात। जी, रक्षा में विविधीकरण और स्वदेशीकरण पर जोर बढ़ता जाएगा। ऊर्जा में भी नवीकरणीय ऊर्जा और अन्य विकल्पों की तलाश तेज होगी। लेकिन वो चीन वाला एंगल। हाँ, लेकिन जो सबसे बड़ा अनिश्चितता का कारक है वो रूस-चीन का गहरा गठबंधन ही है। अगर ये गठबंधन और मजबूत होता है और रूस वाकई चीन का एक जूनियर पार्टनर बनकर रह जाता है, तो भारत को कड़े रणनीतिक चुनाव करने पड़ सकते हैं। तो ये भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती है आगे। हाँ, इससे एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि क्या भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखते हुए इस उभरती हुई ध्रुवीय व्यवस्था में अपने हितों की रक्षा प्रभावी ढंग से कर पाएगा? यह भारत की कूटनीति और विदेश नीति के लिए अगले दशक की सबसे बड़ी चुनौती होने वाली है। तो संक्षेप में कहें तो भारत रूस संबंध एक लंबी और उतार चढ़ाव भरी कहानी है। शीत युद्ध की दोस्ती से लेकर आज की बहुध्रुवीय दुनिया तक ये रिश्ता कई बदलावों से गुजरा है। जी, आज भी रक्षा और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में ये बेहद अहम है, लेकिन इस पर निर्भरता, पश्चिमी दबाव और सबसे बढ़कर रूस चीन के नज़दीकी जैसी गंभीर चुनौतियां मंडरा रही हैं। सही। और भारत इन सबके बीच अपनी मल्टी अलाइनमेंट की रणनीति के जरिए रास्ता बनाने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल। और जाते जाते एक विचारणीय बिंदु छोड़ जाते हैं। हमने ऊर्जा में विविधता की बात की। हाँ, लेकिन सोचिए, अगर भविष्य में ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन यानी हरित ऊर्जा की ओर बदलाव तेजी से होता है और जीवाश्म ईंधन पर दुनिया की निर्भरता कम होती है, तो भारत रूस के बीच ये जो सस्ता तेल वाला लाइफलाइन संबंध बना है, उसका क्या होगा? हाँ, ये सोचने वाली बात है। क्या तब भी रूस भारत के लिए उतना ही प्रासंगिक रहेगा? और अगर रूस चीन धुरी और मजबूत होती है, तो क्या भारत के पास सिर्फ रक्षा विविधीकरण के अलावा कोई और कूटनीतिक या आर्थिक विकल्प हैं जिनसे वो अपने ऊपर पड़ने वाले रणनीतिक दबाव को कम कर सके, बिना अपनी स्वायत्तता से समझौता किए? गहरे सवाल हैं ये। जी, इन सवालों के जवाब ही इस महत्वपूर्ण रिश्ते की भविष्य की दिशा तय करेंगे। इस दिलचस्प और गहरी चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद।